आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिविडेंड डिसीजंस की। जैसा कि हम चाहते हैं और जानते हैं कि फिनेंस मैनेजमेंट के अंदर तीन तरह के डिसीजन होते हैं। एक तो कैपिटल कहाँ से आए, दूसरा कैपिटल कहाँ को लगे, और तीसरा डिविडेंड कि बांटना है नहीं बांटना है, कितना बांटना है, कब बांटना है। तो डिविडेंड डिसीजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, यही पढ़ना है हमें। तीन तरह के डिसीजन है, याद रखिएगा। फिनांस फंक्शन में फिनांसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। आज हम लोग बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन की। देखिए, डिविडेंड डिसीजन में दो बातें हैं कि प्रॉफिट जो आपने कमाया तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिटेन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिविडेंड, रिटेन करेंगे तो फिर से हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। फॉर्म ऑफ डिविडेंड कैसा हो सकता है? कैश हो सकता है या बोनस शेयर हो सकता है। हालांकि बोनस शेयर को स्ट्रिक्टली डिविडेंड नहीं मानते। ये दो तरह का हो सकता है। भाई, डिविडेंड अगर आप देते हैं तो क्या है, शेयर होल्डर को फायदा ये है कि शेयर होल्डर के हाथ में पैसा मिल गया, वो आगे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिक्स डिविडेंड पॉलिसी अगर आप देते रहेंगे तो इससे क्या होगा, इससे फ्यूचर में शेयर होल्डर का मतलब विश्वास बढ़ता है और वो शेयर ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं। मतलब शेयर का दाम बढ़ता है, आप इसे समझ लीजिए। जहाँ तक सवाल है टैक्स का, अब तो डिविडेंड टैक्सेबल है, तो ये बात सही नहीं है। कंपनी की बात करिए। कंपनी देखिए, डिविडेंड बांटने या नहीं बांटना इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर उसको आगे इन्वेस्टमेंट करना है तब तो ठीक है, नहीं करना है तो रख के क्या करेंगे, उससे अच्छा कि भाई बांट ही दो। ठीक है। आइए, लिमिटेशन क्या है। शेयर होल्डर को देखो, वेल्थ तो बढ़ता नहीं है, कारण डिविडेंड मिल गया तो शेयर के दाम नहीं बढ़ेंगे, डिविडेंड नहीं मिला तो शेयर के दाम बढ़ेंगे। कंपनी कंपनी ने अगर डिविडेंड बांट दिया तो फिर आगे आपका कैश कम हो गया, ये प्रॉब्लम है, आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस क्या है, लॉन्ग टर्म फिनेंसिंग डिसीजन के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास अपॉर्चुनिटी है डिविडेंड को इन्वेस्ट करने का? क्या उससे होने वाला रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा है? अगर है तो आप जरूर बांटिए, सॉरी आप मत बांटिए। नहीं है तो आपको जरूर बांटना चाहिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए ठीक है। देखो भाई, कोई भी शेयर होल्डर ना करंट में जो डिविडेंड मिलता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है फ्यूचर की बजाय, तो करंट में डिविडेंड बांट के आप शेयर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। हालांकि अगर आप रिटेन करते जाएं तो भी शेयर का दाम बढ़ता है, लेकिन थोड़ा कम बढ़ता है। आगे आइए। ऐसा देखा गया है कि ग्रोथ का रिटेन अर्निंग से बड़ा सीधा संबंध है। कहा जाता है कि ग्रोथ क्या है, बेसिकली रिटेन अर्निंग प्लस रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर रिटेन अर्निंग आपका 10% है और रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो भाई चांस है आपका 1% ग्रोथ होगा। अगर रिटेन अर्निंग मान लीजिए कि रिटेंशन का रेशियो 30% है और ग्रोथ 10% है तो आगे आपकी अर्निंग बढ़ेगी 3%। ठीक है ना। तो ऐसा देखा जाता है कि हायर द रिटेंशन रेशियो, लोअर द डिविडेंड रेशियो, ग्रोथ ऑफ फर्म इज एक्सपेक्टेड मोर, ग्रोथ के ज़्यादा चांसेज होते हैं। और आगे बढ़ते जाइए, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, करते जाइए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करती हैं, फंड है कि नहीं, प्रॉफिट कमाना और बात है और कैश होना और बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मान लीजिए हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट में जो आ रही है वो महंगी है तो हम रख लेंगे, लेकिन अगर कम है तो भाई चीपर सोर्स है तो बांट ही दो यार। कैपिटल स्ट्रक्चर, डेप्ट इक्विटी रेशियो कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा है तो रिटर्न लाइन रख के इसको आप मजबूत करें, ठीक करें। स्टॉक के प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, जनरली ऐसा देखा गया है कि हाई डिविडेंड देने से स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं। क्या इन भाई आपको इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, अगर है तो आप उसको रखिए, नहीं है तो हटा दीजिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि रिटेन अर्निंग कमाई है ना, कॉस्ट ऑफ मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो आपको रख लेना चाहिए, अदरवाइज इसको बांट देने में ही भलाई है। ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री क्या है, जिस इंडस्ट्री में वहाँ लोग डिविडेंड बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं तो आपको ही बांटना पड़ेगा वरना दिक्कत होगी। इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, अभी फीचर चाहते हैं रेगुलर इनकम, या बाद में कैपिटल गेन चाहते हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं तो डिविडेंड बांटिए, कैपिटल गेन चाहते हैं तो नहीं बांटेंगे तो भी चलेगा। कुछ लीगल कंस्टेंट भी है कि भाई प्रॉफिट से ही बांटना है, डिविडेंड चार्ज करने के बांटना है, लॉसेस को राइट ऑफ करने के बांटना है। और जहाँ तक सवाल है टैक्सेशन का, अभी से पहले डिविडेंड टैक्स लगता था लेकिन अब डिविडेंड टैक्स लगना बंद हो गया, बल्कि इसकी बजाय अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। तो ये सभी बातें को आपको देखते हुए आपको अपना काम करना है। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन डिविडेंड क्या है, कंपनियां क्या सोचती हैं, भाई फिनेंशियल नीड क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई कंपनी अगर मैच्योर कंपनी, तो मैच्योर कंपनी को और इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, तो वो डिविडेंड बांटने पे
पे ध्यान देती है, लेकिन ग्रोथ कंपनी है, उसको तो पैसा चाहिए, तो ऐसे में वो क्या करती है, वो डिविडेंड कम बांटती है। ठीक है। ये डिविडेंड पे आउट रेशियो में अगर फर्क करोगे तो सेंसिटिव हो जाते हैं शेयर होल्डर, क्योंकि उनको पता अभी बढ़ना तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर रोक मिलोगे तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसमें क्या है, बहुत कम पोर्शन रखते हैं, कोई ओकेजनल फाइनेंशियल नीड वगैरह आ गया, लेकिन इसमें तो पूरा रख लेते हैं, क्योंकि हमें तो अभी करना है ग्रोथ। तो ऐसा देखा गया है, मैच्योर कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड बांटती हैं और ग्रोथ वाली कंपनियां कम डिविडेंड बांटती हैं। इसके अलावा लीगल पॉइंट, लिक्विडिटी, कैपिटल मार्केट का क्या एसेस है, ले सकते हैं कि नहीं, अगर ले सकते हैं तो बांट दो, डिविडेंड नया ले लेंगे, नहीं तो नहीं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, डिजायर ऑफ शेयर होल्डर, सब रिपीटेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अब हम कुछ और कहना चाहते हैं, हम सीधे अब काम की बात पे आना चाहते हैं। थ्योरी का अलग अपना पॉइंट है, अभी एग्जाम के समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। ठीक है। जिसमें दो थ्योरी बड़ी फेमस है, एक तो रिलेवेंसी थ्योरी और एक रिलेवेंसी थ्योरी। वो अलग बात है, रिलेवेंसी थ्योरी के भी दो मॉडल हैं, वाल्टन और गॉर्डन। मेन तो ये है एमएम अप्रोच। ठीक है। एमएम अप्रोच जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी है। इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है ना, वो उनकी अर्निंग पावर पे डिपेंड है, डिविडेंड बांटने या नहीं से बांटने से नहीं होता। आप कितना भी डिविडेंड बांटो या नहीं बांटो, मार्केट वैल्यू शेयर फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेवेंसी थ्योरी। हालांकि इसकी कुछ एजम्पशन है। एक तो यही है कि भाई मार्केट परफेक्ट होना चाहिए, मतलब सभी सेलर परचेजर को पता होना चाहिए क्या हो रहा है, अगर नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। और भी एजम्पन्स हैं, जैसे टैक्स ना हो, मतलब डिविडेंड बांटे ना बांटे, इससे टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है डिविडेंड बांटने में या इशू ऑफ शेयर करने में, और रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं है, फ्यूचर और करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, भाई हम कैश डिविडेंड दे दें, रिजर्व में सरप्लस है, कैश डिविडेंड दे दें नई इशू ऑफ शेयर से, और हम डिविडेंड नहीं बांटें, ये तीन बातें हो सकती हैं। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक बात कही कि देखो, ध्यान देना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर किस बात पर डिपेंड करता है, ये इन्होंने कहा कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 वन डिवाइड बाई 1 प्लस K। यहाँ P0 आप सब जानते हैं, साल के शुरू का मार्केट प्राइस, P1 साल के बाद का मार्केट प्राइस, D1 एक साल के बाद का डिविडेंड, और KE कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन या एक्सपेक्टेशन रेट। ठीक बात है। अब ये जो P1 है, इनका ये कहना है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है ना, विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है। और ये हम डिसीजन ले सकते हैं कि करंट में वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, एक शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये होगा n प्लस चेंज इन n, और P1 I प्लस रिटेन अर्निंग और डिवाइड बाई 1 - KE। देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैल्यू हो गया BF, या नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इशू चेंज जिसको मैंने कहा था, और अमाउंट रिक्वायर्ड और टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड। हम इसको चाहें तो थोड़ा और भी तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम सॉल्व किया तो हमारी ये बात बनी। ठीक है। देखिए ये है ना, दोनों तरफ आप n से गुना कर दें, दोनों तरफ आप n से गुना कर दें, तो ये हमारी बात बन गई। और रिटेन अर्निंग भी हम देख सकते हैं। चलिए इस बात को एक क्वेश्चन से करते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितना हमें इशू करना है वो भी निकल सकता है। आइए देखते हैं। एडवांटेज ये है कि लॉजिकल है, सेटिस्फैक्ट्री फ्रेमवर्क देता है, लेकिन जो एजम्पशन है वो क्वेश्चनेबल है। जरा चेक कीजिए क्या कहते हैं। एक इंजीनियरिंग कंपनी है, बिलोंग टू ए रिस्क क्लास फॉर विच कैपिटलाइजेशन रेट इज 100%, 10%। करेंटली 10,000 शेयर है 100 रुपये वाले। द फर्म इज कंtemplating ए डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कितना,
5% या 5 शेयर एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए नेट इनकम 1 लाख, और प्रपोजल ऑफ मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट इतना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म व्हेन डिविडेंड आर पेड और व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड। आपको दोनों ही सिचुएशन में ये बात बतानी है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे कि भाई डिविडेंड नहीं पे हो तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, है ना। देखिए के कितना है, 10% है। टी जीरो कितना है, 100 रुपये है। और डी जीरो हम मान रहे हैं कि डिविडेंड नहीं पे करेंगे। चलिए, तो अगर पी जीरो बेटा 100 है तो क्या पी वन निकल सकता है? पी वन कितना होगा, 110 है। पी वन 110 है, कैलकुलेट करके बात बन सकती है। हमें यही नहीं पता ना, ये नहीं पता, ये दिया हुआ है ही, मतलब ये नहीं पता, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या पी वन निकल सकता है? अब आगे बढ़िए, हमें फंड कितना वो चाहिए वो देखना है। अर्निंग 1 है, डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो पूरा का पूरा बच जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट करना है 2 लाख, 1 लाख रिटर्न है तो 1 लाख का हम और इशू ऑफ शेयर कर देंगे। 1 लाख इशू ऑफ शेयर कितना होगा, 1 लाख रुपए चाहिए, और 1 साल बाद 110 रुपये के हिसाब से करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर हमारा आ जाएगा। ठीक बात है। तो अगर हम पी जीरो को कैलकुलेट करें तो देखिए क्या आता है हमारा पी जीरो, 100 रुपये, फिर ये जितना भी नंबर आया गुने 110, माइनस वही फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट माइनस ये डिवाइडेड बाई 1 + के। तो हमारा पी जीरो आ रहा है कितना, 1 लाख रुपए। हम डिविडेंड बांटे, हम डिविडेंड नहीं बांटे तो हमारा पी जीरो आ रहा है 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। और अगर हम डिविडेंड बांटे तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। डिविडेंड बांटे तो पी वन 109 होगा, सॉरी 105 होगा। 50,000 डिविडेंड बट गया तो हमें 1.5 लाख का इशू ऑफ शेयर करना पड़ेगा। 1.5 लाख इशू ऑफ शेयर मतलब इतने नंबर ऑफ शेयर की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं तब क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला लगाइए, तब भी 10 लाख। तो हम देख रहे हैं दोनों ही सिचुएशन में हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ रही है, 10 लाख रुपए आ रही है, दोनों ही सिचुएशन में। और इसीलिए कहा गया इररिलेवेंसी थ्योरी है, हम करें तो भी वही बात बनेगी, नहीं करें तो भी वही बात बनेगी। ठीक बात है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, तब आगे चलेंगे। ये देखिए साहब, मैं आपको स्टडी के एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, तो आपने देख लिया, मैं आपको एग्जाम के एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। आइए, यह है मई 2018 का क्वेश्चन। क्या है कि भाई रीपरचेज किया, हम रीपरचेज करना चाहते हैं और डिवेंचर से हम इसको रिप्लेस करेंगे। अरे यार, ये तो क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर का, रुक जाओ, ये करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं करते, कोई और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, SM11, भाई 100 रुपये हमारा फेस वैल्यू, करेंटली पार यानी कि 100 रुपये पे कोट हो रहा है। डिविडेंड 10 रुपये एट द एंड है, 12% के ही है। आपको मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर बताना है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो और अगर डिविडेंड डिक्लेयर ना हो। एज्यूमिंग कंपनी पे डिविडेंड और नेट प्रॉफिट इतना है और न्यू इन्वेस्टमेंट इतना करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर मस्ट बी यूजिंग वर्ल्ड। तो दो चीज़ें हैं, पहला तो क्वेश्चन ये बनाना है आपको, और दूसरा क्वेश्चन फिर आपको ये बनाना है। ठीक है, ऐसे मिलेगा। आइए दिखाते हैं। SM11 देखिए, यही है, चेक कीजिए। अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं, अगर हम कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो P1 क्या होगा, कैलकुलेट हो सकता है? ये तो पूछा था। P1 + D1, D1 पता है, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होगा, P1 हमें पता है,
तो इस तरह से निकल गया 112, है ना। और अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो 102। ये तो हो गई पहली बात। अब नंबर ऑफ शेयर कितना रिक्वायर्ड है वो देख लीजिए। 5 लाख में अगर आपने डिविडेंड बांटा तो कितना चला जाएगा डिविडेंड? 10,000 शेयर है और आप डिविडेंड बांटना चाहते हैं कितने परसेंट? 10 रुपए, यानी कि 1 लाख बढ़ जाएगा। अर्निंग हमारी कितने की है? 5 लाख की। फंड अवेलेबल 4, और दाम होगा 102, तो 102 से भाग दे दीजिए। ये रहा नंबर ऑफ शेयर जो आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो था पहला मेथड। अब आइए पढ़ते हैं दूसरा मेथड। रिलेवेंसी थ्योरी इसमें दो हैं, एक है वाल्टर और एक है गॉर्डन। चलिए शुरू करें, लेट्स सी। देखिए, इन्होंने ये कहा कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगा वो रिटेन अर्निंग से होगा। आर जो है वो रेट ऑफ रिटर्न और के है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, सारी इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल है। कोई टैक्स नहीं है, डिविडेंड बांटे या नहीं बांटे टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है और फर्म की लाइफ परपेचुअल है। तो उन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस ये होगा जी डी रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई के ई माइनस डी, और डिवाइडेड बाई के। पी मार्केट प्राइस है, अर्निंग पर शेयर है ई, डिविडेंड पर शेयर है डी, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इन्होंने कहा कि देखो हम वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस डिपेंड ये करना है कि आपका रिलेशनशिप क्या है इंटरनल रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में। अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हाई है तो आपको डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए, और अगर लो है तो आपको डिविडेंड पे करना ही चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर रिटर्न नहीं ले रहे तो भाई हम रिटर्न रखेंगे, आपको पे करना ही चाहिए। ये इन्होंने एक वो रिलेशनशिप बताया कि देखो अगर रेट ऑफ रिटर्न के से ज़्यादा है आपको डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए, करोगे तो शेयर की वैल्यू घटेगी। कांस्टेंट है, करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना करोगे जो करोगे शेयर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कम है तो आपको 100% डिविडेंड बांटना चाहिए, इससे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत है। इसीलिए ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में हमें जा बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, लो डिविडेंड भी नहीं बांटना चाहिए। और अगर सेचुरेटेड कंपनी है, डिक्लाइनिंग कंपनी है, तो हमें 100% ग्रोथ मतलब डिविडेंड बांट देना चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी कंपनी ऐसे है तो यहाँ तक हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमें डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। यहाँ से हम डिक्लाइन कर रहे हैं, हमें डिविडेंड 100% बांटना चाहिए, ठीक है ना। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। आइए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए अर्निंग है 10 रुपये, ठीक है, अर्निंग है 10 रुपये। कैपिटलाइजेशन रेट और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10 और 15। डिटरमिन द ऑप्टिमम डिविडेंड पेआउट रेशियो एंड प्राइस ऑफ शेयर एट द पे आउट। देखिए भाई साहब, ये है 10 और ये है 12, तो आपको डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं। डिविडेंड नहीं बांटेंगे, ये तो तय हो गया कि आपका डिविडेंड रेशियो होना चाहिए 0। प्राइसेस क्या होगा करके देखिए, ये 0 है, ये 12%, ये 10% है। हमारी कमाई कितनी हो रही है? 10 रुपये, बांट रहे हैं 0, ये होगा 120। सही है। और अगर आपने डिविडेंड बांटा, थोड़ा भी बांटा, एक अपने मन से मान लिया, मान लो बांट रहे हैं, तो देखो 115 हो जाएगा। क्या फ़ायदा डिविडेंड बांटने से? और 50 में और कम, और 75 में तो और भी कम होगा। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है,
इन्होंने अपने मन से निकाल दिया है। देख रहे हैं? और आगे देखिए, मैं बता दूं दोस्तों, हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, फुल फ्लेज क्लास नहीं कर रहे। फुल फ्लेज क्लास थोड़ी सी बहुत ही आराम आराम से होती है, यहाँ पर रिवीजन है तो चीज़ों को आपके सामने से निकाला जा रहा है। ऑप्टिमम प्रेफरेंस शेयर की बात देखिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, रेट ऑफ रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गौर से देखिए, यहाँ रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, आपको डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आपसे पूछा नहीं है। पूछा है कि बताओ कौन से रेट से हम बांटें कि हमारा शेयर का मार्केट वैल्यू 12 हो जाए। तो देखो, आपको नेट प्रॉफिट पता है दोस्तों, 30, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर पता है, तो इक्विटी के लिए क्या अर्निंग होगी वो निकल जाएगी, और उससे हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। मार्केट प्राइस 12 रखना है, बस हो गया। इस फॉर्मूले में अगर हमें आर पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्या डी कैलकुलेट नहीं हो सकता? कितने हम डिविडेंड बांटें कि हमारा मार्केट प्राइस 42 होगा, हम बड़े आराम से उस डिविडेंड का पता लगा सकते हैं। देख लीजिए, 52%। आइए अब और पढ़ते हैं। हमारा मॉडल है गोल्डन मॉडल। ये तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में था ना ये, तो वहाँ भी ये मॉडल काम आता है और यहाँ भी ये मॉडल है। आइए, गोल्डन मॉडल क्या कहता है? ये कहता है डिविडेंड भैया रिलेवेंट है, डिविडेंड आपका रिलेवेंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और डिविडेंड पॉलिसी का असर पड़ता है, लेकिन इसके भी कुछ एजम्पशन है। भाई डेप्ट है, आईआरआर कांस्टेंट है, केई कांस्टेंट है, रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट है, वो फर्क नहीं पड़ता, ग्रोथ रेट बी इंटू आर कांस्टेंट है। अब ये बहुत एजम्पशन अच्छी है कि भाई केई और ग्रोथ रेट में क्या फ़र्क है, केई अगर ज़्यादा है तभी ये काम करेगा। इन्होंने कहा कि पी जीरो क्या होना चाहिए, पी जीरो होना चाहिए अर्निंग इंटू 1 - बी, बी मतलब रिटेंशन रेशियो, तो 1 - बी को पे आउट रेशियो कर सकते हैं। अर्निंग गुने पे आउट रेशियो, जितना पे आउट रेशियो ज़्यादा होगा मार्केट प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा, बट शर्त ये है कि केई ग्रोथ रेट से ज़्यादा होना चाहिए, और ग्रोथ रेट से केई ज़्यादा है तो जितना पे आउट रेशियो बढ़ाएंगे उतना ही आपका बेनिफिट करेगा। अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो आपको डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, अगर ये बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये कम है तो आपको 100% बांट देना चाहिए। इस बात को हम एक छोटे से इलस्ट्रेशन से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, गौर से देखिए, इसमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, नियम से डिविडेंड नहीं पे होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा आप डिविडेंड पे करेंगे उतना ही दिक्कत होगी। चेक कीजिए, डिविडेंड है, अर्निंग आ गया, अगर मान लीजिए हम 25% बांटते हैं तो क्या होगा, 50% बांटते हैं तो क्या होगा, और 100% बांटते हैं तो क्या होगा? देख रहे हैं धीरे धीरे काम खराब होता जा रहा है, ठीक है। बाद में इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, कहा कि नहीं, अर्निंग नहीं डिविडेंड का लोग ध्यान देते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज रिस्क एवर्स, वो करंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, फ्यूचर में आने वाले को कम देते हैं। और उन्होंने अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा है, पी जीरो बराबर डी जीरो 1 + जी के माइनस ग्रोथ रेट। हालांकि ये तभी काम करेगा जब के ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो। तो इसके अंदर तीन बातें आती हैं। उन्होंने कहा कि भाई क्या है मार्केट प्राइस, क्या है फ्यूचर में होने वाले सभी डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, और क्या होता है मार्केट प्राइस। तीन तरह की बात हो सकती है, ग्रोथ रेट नहीं है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, वेरिएबल ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ रेट नहीं है तब तो सीधा D/K ही कर दीजिए, पी जीरो निकल जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और वेरिएबल है तो फिर आपको अपनी कैलकुलेशंस अलग तरीके से करनी पड़ेगी। 7 नंबर आप देख लीजिएगा। कुछ और मेथड है, ग्राम एंड, क्या नाम है भाई साहब, चले जाओ, डोड मॉडल। इन्होंने भी यही कहा कि देखो वेट डिविडेंड का ज़्यादा होना चाहिए रिटेन अर्निंग से,
तो इन्होंने एक मल्टीप्लायर इसमें फिट किया कि M3DE+3, मतलब ई की वैल्यू कम माननी है, डी की वैल्यू ज़्यादा माननी है। और मल्टीप्लायर तो सब्जेक्टिव मैटर है, ये आपको अपने से देखना है कि भाई प्राइस इसका कितना ज़्यादा गुना होगा अर्निंग और डिविडेंड का। फॉर एग्जाम्पल, और मान लीजिए हम ये क्वेश्चन रखते हैं, 30 हमारी अर्निंग है, 60% पे आउट है यानी कि 18 रुपये, और मल्टीप्लायर 2 है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, कर सकते हैं कैलकुलेट। अगर ये सब दिया है, मार्केट प्राइस दिया हो, तो हम बड़े आराम से ईपीएस भी निकाल सकते हैं। देखिए ना, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, तो ईपीएस तो निकल ही जाएगा। और सबसे लास्ट में एक लिंटर मॉडल है। इन्होंने कहा कि भाई दो पैरामीटर है, एक टारगेट पे आउट रेशियो है और एक स्प्रेड है जिसमें करेंट डिविडेंड एडजस्टेड टू द टारगेट है। इन्होंने कहा कि भाई लॉन्ग टर्म पे आउट रेशियो एक कंपनी का होता है, उसको चेंज जनरली नहीं करना चाहते। अगर चेंज करेंगे तो उससे इन्वेस्टर्स को परेशानी होती है, वो रिस्क एवर्स होते हैं इन्वेस्टर्स। तो उन्होंने कहा, ये क्या खुल जा रहा है, उन्होंने कहा कि देखिए डी क्या होता है, D1, D0 ईपीएस टारगेट पे आउट, D0, और ये है एडजस्टमेंट फैक्टर या स्प्रेड ऑफ एडजस्टमेंट। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पास लास्ट ईयर का डिविडेंड ये है, स्प्रेड ऑफ एडजस्टमेंट 45 है, पे आउट है 80% और ईपीएस है 20। आपको डिविडेंड यूजिंग लिंटर मॉडल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब सब कुछ पता है तो डिविडेंड तो बड़े आराम से निकल ही जाएगा, वी कैन कैलकुलेट। हालांकि मार्केट प्राइस वगैरह के बारे में नहीं बताता, एडजस्टमेंट फैक्टर एक आर्बिट्रेरी नंबर है, वो सब आप देख लीजिए। तो ये था हमारी तरफ से आपका डिविडेंड डिसीजन का एक 25-26 मिनट के अंदर का रिव्यू। बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे और निश्चित रूप से आप जब क्वेश्चन इसका आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। और भी इसी तरह के बूस्टर को लेके हम आपके साथ आ रहे हैं। इसमें क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, फ़ायदा नुकसान हो रहा है, आप मुझे बताइएगा, और क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।